नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टेलर पे। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में एक घड़ी की टिक टिक ऐसी आवाज थी जो पूरे गांव की नींद फाड़ रही थी। पर इस घड़ी का समय कभी भी सही नहीं दिखता था। कहानियां कहती हैं कि जो भी उस घड़ी को समझ पाए उसे सच और झूठ के बीच की पतली हकीकत दिख जाती है। यह कहानी उसी घड़ी, पुरानी हवेली और एक ऐसे इंसान की है जिसे अपने अतीत से टकराना था, चाहे सच्चाई कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। आरब ने कभी नहीं सोचा था कि उसके शहर कमलपुर की सबसे पुरानी इमारत वनराज हवेली उसकी जिंदगी बदल देगी। हवेली के बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। वहां से रात को अजीब सी आवाजें आती है। कई सालों से कोई उजाला नहीं गया। कई लोग अंदर जाने के बाद वापस नहीं आए। मगर आरब के लिए यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। उसकी बहन मीरा 2 हफ्ते पहले उसी हवेली में गई थी और वापस नहीं आई। मीरा रिपोर्टर थी, साहसी और जिद्दी। उसने कहा था कि हवेली में कुछ बड़े लोग रात में आते जाते हैं और हवेली के तहखाने से अजीब सामान निकालते हैं। आरव ने पुलिस को लिखा, पर शिकायत दबा दी गई। गांव में वही सम्मान था, शक्तिशाली लोग, चमकदार पहचान और पीछे छुपा दालान। आरव ने निर्णय लिया, खुद जांच करूंगा। मीरा की मेज से एक पुरानी पॉकेट वॉच मिली। उससे जुड़ी सीधी सी बात नहीं थी, पर उस वॉच पर एक खास निशान था। हड्डी से में खुदी हुई छोटी सी नजर। वॉच की बैक में उकेरा हुआ साल 1987 था। वही साल जब वनराज हवेली में एक बड़ा हादसा हुआ था और एक आदमी लापता हुआ था, प्रोफेसर नायर, जो अध्यापक भी थे और संग्रहकर्ता भी थे। आरब को लगा कि शायद मीरा ने किसी पुरानी कड़ी तक पहुंच बना लिया। दूसरा निशान, संगीत की धुन। हवेली के बाहर वाले पुराने बाजार में आरब को एक बुजुर्ग ने बताया कि हवेली से रात को एक पुरानी सी धुन आती है, जैसे किसी म्यूजिक बॉक्स से। उसी बाजार में एक पुराना दुकान मालिक था, रामू काका, जिसने कहा कि कुछ महीनों से हवेली के पास कुछ ट्रकों का आना जाना बढ़ गया है और किसी ने एक पुराना संगीत डिब्बा हवेली में लौटता हुआ देखा। आरब ने को रेड की। हवेली की दीवारें ऊंची और दरवाजे लोहे के थे, पर पीछे की एक खिड़की छोटी सी खुली थी। अंदर दाखिल होते ही उसे हवेली की किस्मत जैसे सांस में खिंच गई। पुराने चित्र, टूटे फर्श और दीवारों पर सूखी खून की धारियां। पर सबसे अजीब, हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा घड़ी वाला शोभित था। एक विशाल घड़ी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमती प्रतीत हुई, और वही टिक टिक, लेकिन इसका समय हमेशा 11:11 पर रुका होता था। तीसरा निशान, फिल्म की रील। हवेली के तहखाने में आरब को एक पुराने सिनेमा के रील बॉक्स मिले। उनमें से एक रील अपने फोन के टॉर्च से देखा और स्क्रीन पर चमकीले फ्रेम में प्रोफेसर नायर दिखाई दिए। वह किसी कक्ष में बैठा हुआ था और उसके सामने हवेली के मालिक, सरपंच राघव और कुछ लोग थे। वीडियो में नजर आया कि वे लोग कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन अचानक कैमरा कट करता है और आखिरी फ्रेम में एक छाया मीरा की तरह झलकती है, जैसे किसी ने उसे दबा दिया हो। रील पर एक नोट चिपका था, समय बताता है सब कुछ। अरब को एक ठंड सी लहर महसूस हुई। रील का समय और घड़ी का समय जुड़े हुए थे। पहचान का मोड़। आरब ने मीरा की रिपोर्ट और रील की नकल किसी भरोसेमंद दोस्त, इंस्पेक्टर मोहन को दी। मोहन ने कहा, यह तो सबूत है, पर इनका मतलब निकालने वाला कोई हो तो अच्छा। गांव के बड़े लोग बहुत ताकतवर हैं। आरब ने खुद कोशिश जारी रखी। उसने हवेली में छुपे एक कमरे की एक दीवार पर मिलिट्री स्टैम्प देखा और वहां पुरानी नक्शा पाई जिस पर तहखाने में सेक्टर 11 लिखा था। वहां पहुंचते ही उसे एक धुआं सा महसूस हुआ और एक दरवाजा मिला जो नीचे की ओर खुलता था। तहखाने के नीचे एक छोटा सा कमरा था, अंदर कई पुराने बक्से और एक छोटी सी लकड़ी की पेटी का म्यूजिक बॉक्स जो वही पुरानी धुन बजा रही थी। पेटिका के अंदर एक चिट्ठी मिली, मीरा की लिखी हुई। चिट्ठी में उसने लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो मैं खतरे में हूँ। ये लोग हवेली का अतीत बचाने के बहाने अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। मैं सच्चाई निकलवाऊंगी। पर आगे का पन्ना गायब था। किसी ने चिट्ठी का अगला हिस्सा काट कर निकाल दिया था। आरव ने धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ा। वॉच, प्रोफेसर नायर, सरपंच राघव और रील जिसमें नायर और राघव साथ दिखते हैं। आरव को महसूस हुआ कि कुछ पुरानी चीजें, कला की मूर्तियां,
एंटिक्स हवेली के माध्यम से बाहर भेजी जा रही है। मीरा ने शायद इन सब का पर्दाफाश करने की कोशिश की, पर कौन इसे अंजाम दे रहा था? क्या प्रोफेसर नायर सच में लापता हुआ था या किसी ने उसे दबा दिया था? आरब ने गांव की एक सभा बुलाई और खुलासा करने की कोशिश की, मगर राघव ने उसे धमकाया। उसी रात मीरा का आखिरी टेलीफोन रिकॉर्ड मिला। कॉल किसी अनजान नंबर से आया था, जो सीधे प्रोफेसर नायर के पुराने घर से जुड़ा हुआ था। आरब ने नायर के पुराने कमरे की तलाशी ली और वहां उसे एक पोर्टफोलियो मिला। पोर्टफोलियो में पुराने आर्टिफैक्ट्स की सूची के नाम थे और उन पर प्रोफेसर नायर के हस्ताक्षर। लेकिन सूची के आखिर में एक नाम अलग था, एवी, आरब की मां के पहले नाम का आरंभिक। आरब को झटका लगा, क्योंकि उसके परिवार का कोई पुराना राज इस सब से जुड़ा था। जैसे जैसे आरब ने गहराई में से खोदा, एक पैटर्न उभरा। प्रोफेसर नायर ने सालों पहले कुछ एंटिक्स का संरक्षण करने की शर्त पर गांव के बुजुर्गों से सामान लिया था, पर असलियत में वो चीज़ें हवेली के तहखाने में छुपाकर विदेश भेजी जा रही थी, और इसका नियंत्रण प्रोफेसर नायर के हाथों में गया। पर फिर 1987 में अचानक नायर लापता हो गए और राघव ने मौका पाकर हवेली पर कब्जा कर लिया। मीरा ने इन सब का प्रमाण इकट्ठा किया और उस रात उसने फिल्म रील में रिकॉर्ड कर लिया, पर आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। पर कोई जिसने मीरा को पकड़ने का आदेश दिया, वह नाम सामने नहीं आया। आरब ने एक खास चीज नोट की। हर बार जब संगीत डिब्बा बजता, तो हवेली के ऊपर की घड़ी 11:11 पर रुकी रहती। उसने जांच की तो पाया कि घड़ी के पीछे एक छोटा कंपार्टमेंट था और उसमें एक तस्वीर और चिट्ठी छुपी थी। तस्वीर में प्रोफेसर नायर और एक औरत, आरब की माँ की हाथों में एक बच्चा था। चिट्ठी में लिखा था, समय के बादल छटेंगे, पर कुछ राज वक्त के साथ ही खुलते हैं। आरब को एहसास हुआ प्रोफेसर नायर और आरब के परिवार के बीच रिश्ता था। नायर ने संभवतः आरब के पिता की रक्षा के लिए खुद कदम उठाए थे, पर उसी कारण से एक भयानक साजिश रची गई और नायर को गायब कर दिया गया। आरब ने मोहन और कुछ भरोसेमंद गांव वालों के साथ हवेली में घुसपैठ की। तहखाने में उन्हें ट्रक का एक रजिस्टर मिला, जिस पर हर ट्रक का समय और मानवीय हस्ताक्षर मौजूद थे, और उनमें से एक हस्ताक्षर प्रोफेसर नायर का एक पुराना हस्ताक्षर अभी हाल ही में डुप्लीकेट किया गया था। आरब ने छापा मारा और सामने आया प्रोफेसर नायर नहीं, और प्रोफेसर नायर की तरह वहीं बैठा हुआ था। प्रोफेसर नायर का दिमाग चला रहा था सब कुछ, पर असली मास्टरमाइंड कोई और निकला। वही इंसान जिसे गांव सबसे ज्यादा मानता था, प्रोफेसर नायर का पुराना सखा और अब गांव का मुख्य दार्शनिक, डॉक्टर विक्रम, जो खुलेआम मंदिर के कार्यक्रमों में दिखता और सबका आदर पाता। डॉक्टर विक्रम ने स्वीकार किया कि वो और राघव दोनों ने मिलकर पुरानी चीज़ों का व्यापार शुरू किया था, पर जब नायर ने विरोध किया और उन पर कुछ राज उजागर करने की धमकी दी, विक्रम ने नायर को गायब करवा दिया और हवेली के अपने कब्जे में कर लिया। मीरा ने इस सब का पर्दाफाश करने की कोशिश की, इसलिए उसे बंद कर दिया गया था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने आरब को सूचित करने के लिए सारी कड़ियां छुपा दी थी। आरब और मोहन ने मीरा को तहखाने के गुम कमरे में पाया। उसने घड़ी के अंदर छिपकर कई दस्तावेज और रीलें छुपा कर रखी थी। मोहन ने सबूत के आधार पर डॉक्टर विक्रम और राघव को गिरफ्तार कराया। गांव में जैसे एक भारी सन्नाटा टूट गया। प्रोफेसर नायर का मामला फिर से उठाया गया। बरामद दस्तावेजों में पता चला कि नायर ने गांव की विरासत बचाने की कोशिश की थी, और उसके विरुद्ध षड्यंत्र हो गया। आरब को अपनी माँ के बारे में भी सच्चाई मिली। उसकी माँ और नायर के बीच साझा इतिहास था, और वही कारण था कि उसके की कहानी बंधी हुई थी। अंतिम मोड़। क्या सच में सब सच है? सब कुछ स्पष्ट हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद जब हवेली से बाहर लाए गए सामानों की गिनती हो रही थी, तो एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। वही संगीत डिब्बा, और उसके अंदर एक नया नोट था। नोट पर लिखा था, समय सबको नहीं बताता, पर जो सुनना चाहे उसे सच्चाई सुनाई जाती है। तुमने जो देखा वह सच था, पर कुछ चीजें हमेशा छुपी रहती है। एन। आरब ने उस नोट को पढ़ा और महसूस किया कि एन का मतलब सिर्फ प्रोफेसर नायर ही नहीं हो सकता। शायद नायर ने कुछ और ऐसी चीज़ें छुपा रखी थी, जिन्हें उस अभी उजागर नहीं किया गया था, या कोई और अब उनके खेल में शामिल था। हवेली की घड़ी 11:11 पर धड़धड़ा कर रही थी, जैसे कह रही हो, समय रुका नहीं है। किसी रहस्य का खुलासा मिलने पर भी नए सवाल उठना आम बात है।
काली घड़ी ने राघव को सिखाया, हर सच के पीछे एक कहानी और होती है, और हर कहानी के पीछे समय की एक पिछली तरकीब। मीरा अब सुरक्षित थी, दोषियों को न्याय मिला, पर हवेली की दीवारों में जो सन्नाटा छुपा है वह शायद फिर कभी बोल पड़े, या फिर वही टिक टिक हमेशा यही कहता रहे, देखने वाले देखेंगे पर समझने वाले ही जीतेंगे। तो दोस्तों, ये थी काली घड़ी की अनोखी दास्तां। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उजाले की एक किरण जरूर आती है। बस विश्वास बनाए रखना है और हिम्मत से आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही रोचक प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।